हेलो दोस्तों, वेलकम टू इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि रुक्मणी रेलवे के जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पूरे के पूरे सेट्स कराए जा रहे हैं। सेट वाइज तो नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन वाइज करा रहे हैं, क्रमशः करा रहे हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज। तो आपके 240 क्वेश्चन तक पिछली वीडियोस में हो चुके हैं। पिछले के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें, कोई न्यू पर्सन अभी जुड़ा हो हमारे चैनल से तो वो देख लें, पिछले के वीडियोस प्ले लिस्ट में पड़े हैं। और आज 241 से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैथ्स की वीडियोस सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 241। इसमें कहा गया है एक्स बाई जेड समांतर रेखाएं हैं और टी उन सभी को छेदने वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कौन सी सूची के कोणों का नाप समान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की थोड़ी कहानी बता दूं। अगर कोई भी पैरेलल साइड है, समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर एक्स बाई जेड हैं, अगर इनको कोई भी रेखा, एक ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा जिसे बोलते हैं, अगर ये काटती है तो जो कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। अगर ये एंगल का नाम मैं एक देता हूँ, इसमें भी एक दिया है, यहाँ 4 दिया है, और यहाँ 7 दिया है, और यहाँ 5 दिया है, और ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, और ये मेरे पास दिया है दोस्तों 6 दिया है, और ये 8 दिया है, और ये 9 दिया है। तो दोस्तों एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे ये 1 है, और ये यहाँ 4 है, और ये यहाँ 7 है, तो ये एक एंगल 1 इज इक्वल टू एक एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 आएगा। ऐसे ही इधर अगर ये नीचे बना रहे हो तो इसका ये नीचे बराबर होगा, और इधर इधर इसका ये नीचे बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9। अगर ऊपर लोगे, जैसे ये ऊपर लिया है 3, तो इसका ये बराबर आएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा। मुझसे पूछा गया है दोस्तों कौन से समान होंगे, तो क्या 2, 3, 5 समान है। 2 और 3 इनका योग दोस्तों होता है, अगर कोई दो लाइन ऐसे इस तरह से काट रही हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो ये बराबर नहीं होते हैं, तो 2 और 3 वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। पहला 2 और 6 बात करता हूँ तो 2 और 6 बराबर होगा, लेकिन 6 के बराबर 8 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग फिर 180 हो जाएगा। अगर 1, 4, 9 की बात करूँगा तो 1 और 4 तो बराबर होगा, लेकिन 9 की बात करूँगा, हाँ तो दोस्तों अगर 9 और 7 की बात करूँ तो यार ये क्या तिर्यक रेखा बन रही है, तो ये एंगल और इसके बराबर होगा, तो 7 और 9 भी बराबर होंगे। तो 7 को मैं 9 भी बोल सकता हूँ, तो 1, 4, 7 या फिर 1, 4, 9 मेरे पास बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। अगला क्वेश्चन है 10 1125 डिग्री की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 1125 को तोड़ूंगा 360 के मल्टीपल में तोड़ूंगा। तो अगर 360 गुणा 3 करता हूँ तो ये हो जाएगा 1080 प्लस 45 बचा मेरे पास, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं 360 गुणा 3 प्लस 45 कर लूँगा। अगर टेन थीटा बराबर 360 एन है मेरे पास और प्लस थीटा कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 360 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है, तो इससे ऊपर जा रहा है, 360 प्लस जा रहा है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों पहले चतुर्थांश में मेरा 10 पॉजिटिव होता है, और एंगल यहाँ 360 में मैंने ब्रेक किया है, तो मेरा एंगल भी चेंज नहीं होगा, 10 10 में रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, तो 10 45 आ जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास 10 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, तो आंसर मेरा इसका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो अगर 80 किलोमीटर रफ्तार है तो 6 घंटे में दोस्तों दूरी तय करेगी वो 8 6 48 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर मुझसे पूछा है उसी समय में, मतलब 6 घंटे में ही कार ए से 60 किलोमीटर की कम दूरी तय करती है कार बी। तो बी की गति पूछ रहा है, तो 480 ये करती है, तो क्या 420 मेरे पास कार बी तय करेगी कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी कार बी की। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72
और 68 का आपको मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों मैंने बताया मासा निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। तो हमें ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा ऑप्शन 63 है, 63 में 72 से भाग नहीं जा 72 में 63 से भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर 12 पे अगर चेक करते हैं तो 12 से 72 में तो भाग जा रहा है, लेकिन 68 में नहीं जा रहा है। फिर 4 चेक करूँगा तो 4 दोस्तों 6 से चेक करूँगा, 6 से 72 तो पूर्णतः डिविजिबल है, बट 68 नहीं है। तो इस तरह से 6 ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर मैं देखता हूँ तो 68 भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 72 भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मासा के सवाल को करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। तो 4% दोस्तों उसकी वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन वो ब्याज दे रही है छमाही में दे रही है। तो 4% अगर वार्षिक है तो छमाही की दर उसकी 2% हो जाएगी, और एक साल में 2 बार ब्याज देगी। तो इफेक्टिव रेट परसेंट दोस्तों मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2/100। तो यहाँ से आ जाएगा 4.04% मेरे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा। एक साल के अंत में उस बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज दर आ जाएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक पैकेट में 1 दर्जन पेंसिल है, मतलब 12 पेंसिल है, और मुझे 8 बच्चों में बांटनी है। तो मिनिमम कितने पैकेट मुझको लेने पड़ेंगे कि सब में बराबर बराबर बटें। तो अगर मैं 4 पैकेट लेता हूँ तो 12 चौक दोस्तों 48 आ जाएगा। तो 48 को अगर मैं 8 बच्चों में बांटूंगा तो 8 × 48, 12 × 72, इस तरह से बराबर तो बटेगा। लेकिन मुझसे न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों। अगर न्यूनतम की बात करूँ तो 4 पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं सबसे न्यूनतम पे 1 पे आऊँगा। और एक पैकेट अगर दोस्तों मैं लेता हूँ तो 12 पेंसिल आएंगी, 12 पेंसिल 8 में बराबर बराबर नहीं बटेंगी। तब मैं अगर 2 पैकेट लेता हूँ, 2 पैकेट का मतलब 24 पेंसिल आएंगी, एक पैकेट में 12 हैं, तो 24 अगर 8 में बांटता हूँ तो प्रत्येक बच्चे को 3-3 पेंसिल मिलेगी, बराबर भी मिल रही है, और न्यूनतम संख्या भी मेरे पास 2 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची गई है। 20% की हानि का मतलब है क्या, 80% में बेची गई है 2400 रुपये में। तो यहाँ से अगर 10% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी 300 रुपये। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 3000 रुपये। और 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है अपने आप में। तो 3000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब मुझसे पूछा गया अगली लाइन में कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% का लाभ प्राप्त करना है मुझे 3000 रुपये, मतलब 120% में बेचनी है। तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, 3600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी, विक्रय मूल्य होना चाहिए दोस्तों 3600 रुपये। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों को निश्चित राशि में, इसका अनुपात दिया है मुझे 2:3:4, ये A, ये B और C के अनुपात में कुछ रुपए देती है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों, तो दोस्तों C को A से 400 करोड़ अधिक मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ C को 4 यूनिट मिल रहा है, यहाँ 2 यूनिट मिल रहा है A को। तो यहाँ कितने ज़्यादा मिल रहे हैं C को दोस्तों, 2 यूनिट मिल रहे हैं। तो 2 की वैल्यू सवाल में मुझे दी है 400 करोड़, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 करोड़। मुझसे पूछा है तो B को कितने मिलेंगे, तो B को यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3 यूनिट मिल रहे हैं। 3 की वैल्यू हो जाएगी 600 करोड़। ऑप्शन नंबर मेरा 3 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 249 नंबर, कह रहा है हमसे, यदि 13,500 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 12.5% वार्षिक दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य का कितना होगा। तो दोस्तों परिपक्वता मूल्य का मतलब है मिश्रधन हमसे पूछ रहा है 2 साल के बाद। अगर 1 साल में मुझे 12.5% का ब्याज मिल रहा है, क्या 2 साल में मुझे 25% का ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। साधारण ब्याज क्या होता है, RT% होता है। R मेरे पास 12.5% है, समय मेरे पास 2 साल का है, तो ब्याज मेरे पास हो जाएगा 25%। मुझसे मिश्रधन पूछा है तो 25% अगर दोस्तों मुझे ब्याज मिल रहा है तो मिश्रधन क्या 125% हो जाएगा। तो मैं 13,500 का 125% कैलकुलेट करूँगा, जो कि आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका और 4 से ये काटूंगा, 25 टाइम कटेगा। तो 135 × 125 मेरा मतलब
कैलकुलेशन करूँगा अगर मैं इसकी तो 135 गुणा 125 आ जाएगा। 55 25 2 5 3 15 और 2 17। अब मैं देखूंगा दोस्तों ऑप्शन, मेरा ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो .50 तो मेरा नहीं आना है, पॉइंट तो नहीं आना है, एग्जैक्ट संख्या आनी है। इकाई का अंक 5 आना है, तो 2 ऑप्शन है, ये भी 5 है, ये 5 है। एक और देख लूँगा, 10th डिजिट देख लूँगा मैं क्या आएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आएगा 5 दूनी 10 1 5 8, ये मेरे पास 10th डिजिट आएगा। लास्ट के 2 अंक मेरे होंगे 85। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 1 2 3 4, ये सब डाटा दे रखा है, इसकी रेंज पूछिए। रेंज दोस्तों मैं बता चुका हूँ, हर एक सेट में दोस्तों स्टैटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके एग्जाम के अंदर भी जो एनटीपीसी आपको देखने वाले हैं उसमें स्टैटिक्स से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। इसको बहुत अच्छे से कर लो दोस्तों। तो रेंज मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जो सबसे मिनिमम नंबर है पूरे डाटा के अंदर और जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसका डिफरेंस ही आपकी रेंज डिसाइड करती है। तो सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा क्या है दोस्तों 7 है, तो मेरी रेंज हो जाएगी 1 - 7, 1 से लेकर 7 मतलब 6 मेरी रेंज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 251 कह रहा है हमसे, एक वृत्त का क्षेत्रफल है 216 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 216 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। मुझे दिया है 616, 22/7 रखूँगा r² और 616 22 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंगा 66। उसके बाद ये आ जाएगा 7 से अगर काटूंगा तो 28 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा r² आ जाएगा मेरे पास 28 गुणा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास r बराबर आ गया दोस्तों 14। जब r 14 आ गया, मुझसे पूछा है इसका व्यास कितना होगा, तो r मेरे पास 14 आया और व्यास होता है d जो कि होता है r का 2 गुना। तो 14 दूनी 28 मेरे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48, 92 और 140 का मासा निकालना है। फिर वही तरीका लगाने वाला हूं दोस्तों, मैं कभी भी लासा मासा में मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं, वही तरीका आप भी यूज करने वाले हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। तो अगर मैं 8 से चेक करूंगा तो दोस्तों 8 से 92 में कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है, ना 140 में जा रहा है, 8 नहीं होगा। अगर मैं 6 चेक करूंगा, 6 में 140 में भाग नहीं जा रहा है 6 से, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं 4 चेक करता हूं तो 4 से 140 में 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से तीनों संख्याओं में पूर्णतः भाग जा रहा है, तो 4 ही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों x एक काम का 25% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। 1/4 काम कर रहा है वो एक दिन में। 1/4 अगर एक दिन में काम कर रहा है तो पूरा काम दोस्तों वो 4 दिन में करेगा, क्योंकि अगर 1/4 काम 4 का एक हिस्सा अगर एक दिन में कर रहा है तो टोटल काम 4 दिन में करेगा, ये x कर रहा है। अगर y की बात करता हूँ तो y उसी काम के 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। और 1/8 काम को अगर y जो है एक दिन में कर रहा है तो एक काम को 8 दिन में करेगा। तो इस तरह से x एक काम को कर रहा है दोस्तों 4 दिन में और y कर रहा है एक काम को 8 दिन में। तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ से इनकी क्षमता आ जाएगी। 4 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा 2 और 8 को 8 से डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगी। तो टोटल काम दोनों मिलके करेंगे दोस्तों 8/3, जो कि आ जाएगा 3 दूनी 6 बचा 2, 3 छक 18, 2.67 दिन आ जाएगा लगभग। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ आपको जो लगातार इन क्वेश्चनों में यूज की जाती है। अगर मेरे पास यहाँ पर दिन डबल हो रहे हैं, अगर सीधे सीधे डबल मेरे पास दिन हो रहे हैं, तो आप जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो टोटल वर्क हो जाएगा, प्लस अपॉन में आपको 3 से हमेशा डिवाइड करना है, हमेशा ही 3 से डिवाइड करना है। अगर ये डबल हो रहे हैं तो जो बड़ा वाला नंबर है वो वर्क हो जाएगा, और 3 से हमेशा डिवाइड करना है, वो दोनों के मिल करके दिन आ जाएंगे निकल के। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ट्रिक लगाना चाहें तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। 20% की छूट का मतलब है दोस्तों 80% में बेची गई है, वो 2400 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ से अगर 10% की वैल्यू निकालूंगा तो 300 रुपये आ जाएगी, और अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 3000 रुपये आ जाएगी। मुझसे पूछा गया अगर छूट की परसेंट 25% हो, मतलब वो 75% में बेची गई हो, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लूँगा दोस्तों, 2 0 से 2 0,
और 75 तियाँ मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 225, और एक जीरो बचा उसको लगा लिया, तो 2250 रुपये में बेचनी होगी वो। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 255 नंबर, कह रहा है कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर और 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपको वो शब्द यूज करता है अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब आपको मासा निकालना है दोस्तों। अगर न्यूनतम यूज करता है तो वहाँ आपको लासा निकालना है। तो मुझे दोस्तों इनका मासा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मीटर में इनको सेंटीमीटर में लिख लूँगा, तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 198 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे पास आता है मासा निकालना है मुझे। अब आप क्या करने वाले हैं, मैं वही बताया है कि मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों 12 में 126 का कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 14 से डिवाइड करता हूं तो 14 में तो जा रहा है, 126 में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 एकम 14, मेरे पास 5 बच गया, 58 14 से नहीं कटेगा, 14 में 198 का भाग नहीं जा रहा है, 14 से 198 में भाग नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर मैं 16 की बात करता हूँ तो 16 एकम 16, 16 3 48, इसमें भी 198 में भाग नहीं जा रहा, तो 18 ही मेरा क्या ऑप्शन बचा। 18 से 126 भी कंप्लीट डिवाइड है और 198 भी दोस्तों कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और 18 नंबर 162 भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तो तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर वेरिएशन कितने का आ रहा है, 80 किलोमीटर अधिक का आ रहा है। कब आ रहा है, 16 किलोमीटर चाल बढ़ाने पे। तो 16 किलोमीटर पे चेंज आ रहा है दोस्तों। अगर 16 किलोमीटर पे चेंज करूँ तो 80 किलोमीटर का चेंज आ रहा है। तो एक पे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 किलोमीटर, वो 16 पंजे 5 किलोमीटर का चेंज आ जाएगा। अगर वो पूछ रहा है कितनी तय की गई थी, तो 40 के हिसाब से 5 में कितनी तय हो जाएगी दोस्तों, 40 गुणा 5 मतलब 200 किलोमीटर। तो ये तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको तरीके से करना है तो अगर मैं मान लूँ समय मेरे पास t है, तो 40 गुणा टी माइनस दूरी मुझसे बढ़ाई जा रही है, वो चाल बढ़ाई जा रही है, तो 16 बढ़ाई जा रही है, तो 56 हो जाएगी। तो 56t इज इक्वल टू 80 किलोमीटर ज़्यादा आ रहा है। तो अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 16t आ जाएगा मेरे पास में, 80 आ जाएगा। आप इस तरह से परेशान मत होना, मैंने माइनस में वो छोटे में से बड़ा घटाया तो माइनस आएगा, ये डिस्टेंस है। बाकी इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, 56t माइनस 40t करके बराबर 80 कर सकते हैं। तो यहाँ से 16t बराबर 80 आ गया। तो t बराबर दोस्तों आ गया मेरे पास 5 घंटे। मुझसे पूछा गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय करेगी, तो 40 गुणा 5 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस 1110 डिग्री का मान निकालना है मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस को अगर मैं तोड़ूंगा तो 360 में तोड़ूंगा तो 360 के 3 राउंड तो कंप्लीट लग जाएंगे, हो गया 1080 प्लस मेरे पास 30 डिग्री बच जाएगा क्या। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। अब जरा इधर समझिए, अगर ये 360 का मतलब एक पूरा कंप्लीट लगने के बाद, तो ऐसे 3 राउंड लगने के बाद क्या यहीं आ जाएगा वो, और इससे 30 ऊपर और जा रहा है तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो मेरे पास दोस्तों आ जाएगा ये कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाई चार्ट मुझे दिया है, पेड़ों का खेत, एक खेत में फलों के पेड़ों का विवरण दर्शाता है। तो चार्ट द्वारा आधारित सवाल। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था, पहले ही बता चुका हूँ, पाई चार्ट के अंदर सबसे पहले आपको ये रीड करना है, जो डाटा दे रखा है वो आपको परसेंटेज में दे रखा है या डिग्री में दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ डाटा मुझे परसेंटेज में दे रखा है। फिर मेरा दूसरा काम होगा क्या, इसको सबको जोड़ के क्या 100 हो रहा है, तो मैं चेक करूँगा 20 और 20 40 और 10 50 35 15 50 हो गया, तो टोटल 100% आ रहा है। तो ये डाटा जो है 100% का दिया हुआ है।
अब मुझसे पूछा है केले का सेक्टर कोण क्या होगा, तो केले पे क्या 15% है। अगर मैं सेक्टर कोण की बात कर रहा हूँ तो 100% मेरे पास सेक्टर कोण कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो मुझे पूछा है 15% का, तो 1% सेक्टर कोण बनाएगा 360/100 का। मुझसे पूछा है 15% का, तो 15% का दोस्तों हो जाएगा 360/100 इंटू 15। इसको सॉल्व करूँगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और 18 चौका 18 तियाँ 54, 54 डिग्री मेरा एंगल आ जाएगा, केले का सेक्टर कोण आ जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझसे कहा है यदि कुल पेड़ 960 है, अगर 960 कुल पेड़ हैं तो मुझसे पूछा है उनमें से कितने आम के पेड़ हैं। तो दोस्तों आम का परसेंटेज है 35%, तो 960 का मैं 35% अगर कैलकुलेट करूँगा तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटूंगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अब या तो गुणा कर लो या फिर जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 से अगर चेक करूंगा तो 192 डिवाइड नहीं होगा, बाकी गुणाई कर लो जल्दी से। इकाई का अंक 7 अट्ठे 56, 6 इकाई का अंक आएगा। एक ही ऑप्शन है दोस्तों डी, तो इस तरह से आप जल्दी से गुणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन संतरे और केले के पेड़ से अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों चीकू है 20% और आम है मेरे पास 35, तो यहाँ से आ गया दोस्तों 55%। इसका अनुपात मुझे निकालना है। जामुन से, जामुन है 10%, संतरे हैं 20%, 30 हो गया, और केले हैं 15%, तो दोस्तों ये 45 हो गया। तो 5 ने 45, 11 पंजे 55, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुझे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा दोस्तों। मुझसे पूछा है सेक थीटा और कॉट थीटा का मान पूछा है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब है 2 और कर्ण है मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 - 4 मतलब √5 मेरे पास आधार आ जाएगा दोस्तों। मुझसे पूछा है दोस्तों सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है मेरे पास में कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण है मेरे पास 3 और आधार है √5, तो 3/√5 आ जाएगा। तो 3/√5 मेरे पास ऑप्शन ऐसा मुझे कोई अभी नहीं दिख रहा है। बाकी अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूँ दोस्तों, तो कॉट थीटा आ जाएगा। अभी मैं इसे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैं √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ इसमें, तो आ जाएगा मेरे पास 3√5/5, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है सी में है मेरे पास में ऑप्शन। तो इस तरह थोड़ा सा कैलकुलेट करना था इसको। बाकी अगर कॉट थीटा निकालना चाहो तो दोस्तों कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार है मेरे पास √5 और लंब है 2, तो √5/2 मेरे पास आ जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर मेरा सी दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे माध्यिका, बहुलक और माध्य निकालना है। तो दोस्तों ये फिर क्वेश्चन आ गया। स्टैटिक्स के हर एक सेट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालना। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो सबसे पहले छोटा 5 आ गया। 5 कितनी बार है, एक ही बार है। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों 7 आएगा, 7 भी एक बार है। 8 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है, 3 बार लिख लूँगा। 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 9 4 बार लिख लिया दोस्तों मैंने। अब अगर इसकी मुझे माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका मिडिल का टर्म होता है। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2 मतलब 5वां टर्म मेरी माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5, ये दोस्तों मेरे पास माध्यिका हो जाएगी 8। फिर पूछा है बहुलक, तो बहुलक मेरे पास जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो 9 मेरे पास सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में। मोड जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर मुझसे पूछा है मीन क्या होगा, तो मीन क्या, सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करूँगा तो 9 4 बार आया है, तो 36 हो गया, प्लस 8 3 24 हो गया, तो 6 और 4 10, 50 यहाँ से आ गया, और 12 ये आ गया। तो मेरे पास हो जाएगा 50, 8 3 24, 10 3 2 5, ये 6 हो जाएगा। 60 और 12 हो जाएगा 72। टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो 8 मेरे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा माध्यिका तो आई है मेरे पास 8, बहुलक आया है 9 और माध्य आया है मेरे पास में 8। तो 8 9 8 का ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारियों की 3 श्रेणियां हैं जिनका अनुपात दिया है मुझे 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है।
यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतनों का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मैं वेतन को मान लूँगा, इसका 100 मान लूँगा, इसका 200 मान लूँगा और इसका मैं 300 मान लूँगा, जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। अब 5% की वृद्धि हो रही है, अगर 100 पे 5% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितने 5 की वृद्धि हो रही है, तो क्या ये हो जाएगा मेरे पास में 105 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करूँगा तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि का मतलब हुआ दोस्तों, अगर मैं 200 का 10% निकालूंगा तो 110 हो रहा है, तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा है कि 15% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, किसमें, मतलब तीसरे वाले में, तो 300 में 15% की वृद्धि मतलब 115 हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 345 हो जाएगा दोस्तों। 345 हो जाएगा। इसका मुझसे अनुपात पूछा है तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा थोड़ा, 5 से अगर कैंसिल आउट कर लूँगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 21:40, एक ही ऑप्शन है दोस्तों 44, 21:44, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसको भी डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 69 आ जाएगा, तो ये मेरा नया अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार ए की गति से आधी है, मतलब जो बी की गति है वो ए की गति से आधी है, इसका मतलब हुआ जो ए की गति है वो दोगुनी है। यदि कार ए जो है 1/1/2 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में, 3/2 घंटे में ये समय है, कितनी दूरी तय कर रही है, डिस्टेंस मेरे पास तय कर रही है 120 किलोमीटर। तो अगर मैं ए की चाल निकालूंगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी 120 है, समय 3/2 है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 से 4 बार कटेगा, तो 4 दूनी वो 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास चाल आ जाएगी। किसकी आ जाएगी दोस्तों, ए की चाल आ जाएगी। अगर ए की चाल 80 है तो बी की चाल ए से आधी है, तो दोस्तों बी की चाल हो जाएगी मेरे पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चतुर्थांश इस तरह से डिवाइड होता है, इसमें मेरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर मेरा एक्स अक्ष नेगेटिव होता है और वाई अक्ष मेरे पास पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही अक्ष मेरे पास नेगेटिव होते हैं और इसमें ये पॉजिटिव होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मेरा नेगेटिव होता है दोस्तों। तो मुझसे पूछा है 4, -2, तो 4 क्या पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव है, तो क्या मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम 265 तक ही करते हैं क्वेश्चन, कल मिलेंगे आगे 266 से आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्मार्ट तरीके सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।